होता है वो बहुत कम होता है, या हम कहें शून्य होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सामान्यतः चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की खास बात क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन अपने विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन के साथ में बंधे हुए होते हैं, जिससे इनके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। टोटल चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है, और किसी भी प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा इनमें विद्यमान नहीं रह पाती है। ठीक है, टोटली अगर हम चुंबकीय ऊर्जा का मान देखें तो 0 हो जाता है, केवल विद्युत ऊर्जा इनमें विद्यमान रह पाती है। पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करने वाला कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं युग्मित इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा दूं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा दूं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और युग्मित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और किसी कक्षा में जाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम कहेंगे भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन को आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो इसके युग्मन को आपको तोड़ना पड़ेगा, और युग्मन को तोड़ने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऊर्जा स्तर से खाली ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होती है, और ये आसानी से एक से दूसरे ऊर्जा स्तर में एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाए जा सकते हैं। आसानी से का मतलब ये नहीं है कि यहां पे उठा के रख दिया, आसानी का मतलब यह है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम ऊर्जा दे करके। ठीक है, अब जो चालक होते हैं उन चालकों में अगर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं चालकों में जो वैलेंस बैंड होता है यानी सहयोजी बैंड होता है, फिर से मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे लेट जुड़े उनके लिए, जो चालन बैंड होता है उसके जो ऊपरी वैलेंस बैंड जो होता है उसके जो ऊपरी ऊर्जा स्तर होते हैं और जो चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं यानी अध्यारोपित हो जाते हैं, जिससे इनके ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो अंतराल होता है यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान E है, ठीक है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए E ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल है ही नहीं, या हम कहें कि बिल्कुल अल्प है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चालकों में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता केवल इतनी होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, परमाणु के साथ में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, आसानी से गति कर सके ऐसा होना चाहिए। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस बैलेंस बैंड को छोड़ करके चालन बैंड में चले जाते हैं। अब जैसे ये चालन बैंड में चले जाते हैं तो चालन बैंड में इनको एक से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए मुक्त जो ऊर्जा स्तर है वो प्राप्त हो जाए, रिक्त ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि चालन बैंड में अधिकांश ऊर्जा स्तर क्या है, रिक्त है। दूसरी खास बात क्या है कि चूंकि वैलेंस बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य है, इसलिए वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाने वाले इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि सामान्य ताप पर भी अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से चालन बैंड में चले जा सकते हैं। इस वजह से चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालन बैंड में बढ़ जाती है, और जब इन्हें किसी प्रकार के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लगते हैं और एक उच्च धारा जो है वो चालकों में आसानी से प्रवाहित होने लगती है, स्थापित हो जाती है। इस वजह से ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि ये पदार्थ विद्युत धारा यानी आवेश की गति के लिए सुगम और सरल पदार्थ हैं, जबकि इनकी जो प्रतिरोधकता है यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से रोकने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। अब अगर इसको हम संयोजकता के सिद्धांत से समझें तो सामान्यतः ये जो पदार्थ होते हैं जब इनमें आबंध बनता है तो जैसे मान लीजिए एक परमाणु है A और ये जो दूसरा परमाणु है B, इन दोनों परमाणुओं में जब आबंध बनता है तो इन आबंधों में जो इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु के नाभिक से बाह्यतम ऊर्जा स्तर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, चालकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका किसी एक नाभिक से आकर्षण और दूसरे परमाणु के नाभिक का किसी पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन से जो आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल आकर्षण नहीं होता।
इस वजह से सामान्य ताप पर भी ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पदार्थ में मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आता है, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आया तो ये जो पदार्थ है ये धनावेशित हो जाता है। ये धनावेशित पदार्थ जिसे हम धन आयन भी कहते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर तो चला गया लेकिन पदार्थ से बाहर जाने से रोकता है। और पदार्थ का यानी हम ये कहें कि धातु का जो आवरण प्रभाव है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकता है। जैसे ही हम इसे विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को पर एक विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत स्रोत से प्राप्त विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करने लगता है जिसका मान होता है Q इंटू E। और ये जो E है हमें dV बाई dR यानी वोल्टेज के पतन से प्राप्त होता है। तो ये जो विद्युत बल लग रहा है Q इंटू E, इस विद्युत बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लगभग मुक्त अवस्था में, जो एक दुर्बल बंध से अब इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, मुक्त अवस्था में आने के कारण वो प्रवाहित होने लगता है और आसानी से विद्युत धारा का चालन हो जाता है। जबकि अगर हम इंसुलेटर यानी कुचालकों की बात करें तो कुचालकों में जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है, क्योंकि सामान्यतः चालक पदार्थ उन पदार्थों से मिलकर के होते हैं जिनके बाहर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयतम कोश पूर्णतः पूरित होता है या अर्धपूरित होता है, या हम ये कहें पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो कि इनका स्थायित्व अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा हो, अन्य परमाणुओं की तुलना में ज्यादा हो। जब ये पदार्थ आपस में क्रिया करके और बैंड का निर्माण करते हैं तो इनसे बनने वाला जो संयोजी बैंड है यानी वैलेंस बैंड है और दूसरा जो चालन बैंड है, उनकी अगर हम बात करें तो संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है, पूर्णतः भरा हुआ होता है, और जो चालन बैंड है, दूसरी बात कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है, छोटी ऊर्जा नहीं है, छोटी ऊर्जा नहीं है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को 3 वोल्ट से त्वरित कराने पर इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे 3 वोल्ट से हम त्वरित कराएं तो इतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। तो ये सामान्य ऊर्जा नहीं है, 3 वोल्ट का वोल्टेज सामान्य ताप पर प्राप्त नहीं होता। तो सामान्य ताप पर हम अगर बात करें, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है कि वे वैलेंस बैंड सजगता बैंड में जा सके, क्योंकि ऊर्जा अंतराल ज्यादा है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैंने न्यूनतम का है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। जो इंसुलेटर है यानी कि जो कुचालक है उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इससे कम नहीं होता है, इससे ज्यादा हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि सामान्य ताप पर सामान्य परिस्थितियों में जो सहजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है कि ये चालन बैंड में जा सके। लेकिन फिर भी संयोजकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और पहले से बहुत अधिक ऊर्जा होने के कारण वे सामान्य ताप पर या विद्युत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को लेकर के चालन सहजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए चालन में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो या तो शून्य होती है और या फिर अत्यल्प होती है। कम संख्या के कारण चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं और इनके कारण जो धारा बहती है उसका मान भी कम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं आवेश Q का जो मान होता है वो N इंटू E के बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो मुक्त आवेश का जो मान है वो भी कम होगा। ये मुक्त आवेश ही गतिशील आवेश है, इसलिए गतिशील आवेश का मान भी कम होगा। हम सब जानते हैं धारा I बराबर होता है गतिशील आवेश Q बाई T। ये हमेशा इसको ध्यान रखा करो, आवेश बटा समय अंतराल नहीं है। धारा का मान कभी भी आवेश बटा समय अंतराल नहीं होता है, धारा का मान गतिशील आवेश बटा समय अंतराल होता है। आवेश में भी आपको केवल वो आवेश लेना होता है जो गतिशील है, जो स्थिर आवेश है उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। और जो स्थिर आवेश है
या गतिशील आवेश, इन दोनों को हम कॉमनली आवेश तो कहते हैं, लेकिन गतिशील आवेश को एक नया नाम दिया गया आवेश वाहक। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज कैरियर्स, यानी जो चार्ज को कैरी करता है, जो आवेश को एक से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है, ऐसे आवेशित वस्तुओं को आवेश वाहक कहा जाता है। अब वो आवेशित वस्तु कोई परमाणु हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई धनायन हो सकता है, कोई ऋणायन हो सकता है। अगर सेल में हम बात करें तो धनायन और ऋणायन है, और अगर हम सामान्य चालकों में बात करें, धातुओं में बात करें, तो वो आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम अर्धचालक में बात करें तो एक नई प्रकार की बात करेंगे हम, जिसको हम कहेंगे हॉल। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे वापस हम उसी पर आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले गए। चूंकि इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए एक अल्प धारा या हम कहें सूक्ष्म धारा ही इनके कारण बहती है। तो एक बात तो तय हो गई कि कुचालक वे पदार्थ नहीं है जिनमें धारा नहीं बह रही है। कुचालकों में भी धारा बह रही है, लेकिन इस धारा का मान बहुत सूक्ष्म है। ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनों को कोई गतिशील होने से रोक रहा है, और इस रोकने की अवस्था में उसने अधिकांश इलेक्ट्रॉनों को रोक लिया है, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे रह गए। अधिकांश इलेक्ट्रॉनों को इसने रोक लिया है, यानी एक ऐसा पदार्थ हो गया है जिसकी प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक है, जिसकी प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो चालन क्षमता है उसका मान बहुत कम है। तो कुचालकों में इलेक्ट्रॉनों का चालन आसानी से नहीं होता है। अब अगर हम इसे संयोजकता सिद्धांत के आधार पर समझना चाहें तो हम कहेंगे कि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से होती है कि इसका जो स्थायित्व होता है वो सामान्य पदार्थों की तुलना में अत्यधिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बाह्यतम कक्षा अगर पूरी तरह से भरी हुई हो, या अष्टक नियम की पालना करती हो, या अर्धपूरित हो, तो ऐसी अवस्था में, या जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी अवस्था में इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है तो क्या हुआ, ऊर्जा दे तो सकते हैं ना, ऊर्जा दे तो सकते हैं, क्या दिक्कत है? उच्च ऊर्जा तो उच्च ऊर्जा दे देंगे। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि एक पत्थर आपके पास में है, और इस पत्थर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या इतनी उच्च ऊर्जा देने पर यह पत्थर पत्थर ही रहेगा? इस पत्थर का जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होगा? क्या जो पदार्थ है वो पदार्थ वैसा का वैसा ही रहेगा? जैसे मैं मान लेता हूं कि आपके पास में मान लीजिए लोहा है, ठीक है ना, लोहा कुचालक नहीं होता, होता तो चालक है, पर मान लो तो एक मिनट के लिए कि ये कुचालक, ठीक है, और इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 300 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। पर क्या 300 जूल ऊर्जा देने पर यह लोहा इसी स्वरूप में रहेगा जिस स्वरूप में अभी ये है? ठोस स्वरूप में ही रहेगा? क्या इसका स्वरूप नहीं बदलेगा? तो हम जब इसे बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे या बहुत अधिक ऊर्जा देंगे तो हो सकता है ये लोहा पिघल करके द्रव बन जाए, हो सकता है इसका स्वरूप चेंज हो जाए, हो सकता है इसके अणुओं के मध्य के जो आबंध है वो टूट जाए। ठीक है, तो ये भी एक खास बात है कि बहुत उच्च ऊर्जा देने पर अगर हमें अल्प ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो भी उसका हमें कोई फायदा नहीं है। आपने व्यापार में 2 लाख रुपए लगाए, लाभ हुआ आपको 2 रुपए का, तो 2 लाख रुपए तो आपके खराब चले गए। तो आप जो विद्युत धारा प्राप्त करना चाहते हो वो विद्युत धारा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उस विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए, उस विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए जिस मान की वो विद्युत धारा है या जितनी वो विद्युत धारा हमें प्राप्त हो रही है उसके लिए अगर बहुत अधिक ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ रही है तो फिर वो तरीका हमारे लिए अच्छा तरीका नहीं होगा। हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसमें कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सके। इसलिए इंसुलेटर जो होते हैं यानी कुचालक जो होते हैं इनमें विद्युत धारा का चालन करने के लिए उच्च ऊर्जा खर्च नहीं की जाती है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि उच्च ऊर्जा खर्च करने पर भी इनके जो इलेक्ट्रॉन उनके मध्य का जो आबंध है वो बहुत प्रबल होता है, आसानी से टूटता नहीं है और इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का चालन नहीं हो पाता है। तो हमने दोनों तरीके से समझा कि कुचालक पदार्थ जो है उनका बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरा हुआ है, अष्टक नियम की पालना करता है, अर्धपूरित है या स्थायित्व अधिक है, तो ऐसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और
इस वजह से सामान्य ताप पर या सामान्य ऊर्जा दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं आते हैं, और मुक्त अवस्था में नहीं आने के कारण विद्युत धारा का चालन नहीं होता। दूसरा तरीका हमने समझा कि वैलेंस बैंड और चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो बहुत अधिक होता है। इस वजह से सामान्य ताप पर वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो शून्य होती है या बहुत सूक्ष्म होती है। इस वजह से इनके कारण जो विद्युत धारा बहती है वो बहुत कम होती है। अब तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो है अर्धचालक। तीसरे प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है उसमें वैलेंस बैंड के उच्च ऊर्जा स्तर ईवी और चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर ईसी के मध्य का जो वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करें तो एक में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि इसमें भी जो संयोजकता बैंड है वो पूर्णतः लगभग भरा हुआ होता है, या हम कहें अंशतः खाली होता है, और जो चालन बैंड है वो पूर्णतः रिक्त होता है। ठीक है, लेकिन जब ताप का मान कम रहता है, यानी न्यून ताप पर ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का अर्धचालक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, न्यून ताप पर ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का अर्धचालक है, इससे जो वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है कि ये चालन बैंड में जा सके। इनको इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है कि ये चालन बैंड में जा सके। इस वजह से न्यून ताप पर चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो शून्य होती है और या फिर अति सूक्ष्म होती है, जिसकी वजह से न्यून ताप पर इस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान अत्यंत सूक्ष्म या शून्य होता है और ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, यानी न्यून ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है तब ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में से जो ऊपरी ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन है इनको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को चालन छोड़कर गए तो एक खास बात देखने को मिलती है कि वैलेंस बैंड में इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके जाने वाले स्थान पर एक रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, एक खाली उत्पन्न हो जाता है जो कि एक धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। इसे हम कहते हैं हॉल या कोटर। कोटर शब्द जो है वो कोठरी से बना हुआ है। कोठरी हम सब जानते हैं, उस संग्रहण केंद्र को कहा जाता है जो अंदर से खाली होता है, जिसमें कोई भी चीज रखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये एक होल या कोटर है जिसमें एक छिद्र है, एक रिक्तता है जो इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण वैलेंस बैंड में बनी है। ठीक है, और ये जो हॉल या कोटर है ये एक धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो सामान्य ताप से थोड़े उच्च ताप पर वैलेंस बैंड से चालन बैंड में कई सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे जितनी संख्या में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उतनी संख्या में वैलेंस बैंड में हॉल बन जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अलग सिद्धांत से समझेंगे। देखिए क्या होता है, सामान्य ताप पर मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक हॉल बन गया। अब अगर इसके ताप में और वृद्धि की जाए तो जो निम्न ऊर्जा स्तर होते हैं वैलेंस बैंड के, वहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिक्त स्थान पर आ जाते हैं, और ये जो रिक्तता है अब निम्न ऊर्जा स्तर में उत्पन्न हो जाती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो रिक्तता है वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में शिफ्ट हो गई, यानी ये भी गति कर रही है। ऊपर चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गति कर रहे हैं। तो जैसे इसे विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों के रिक्तता को भरने के कारण जो हॉल है वो ऊर्जा स्तरों में एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लगातार गतिशील रहता है, जबकि चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वे गतिशील रहते हैं, और इन दोनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिससे अर्धचालकों में ताप बढ़ाए जाने पर जो विद्युत धारा है या चालकता है उसके मान में चरघातांक के रूप में यानी तेजी से वृद्धि हो जाती है। जैसे जो अर्धचालक है वो उच्च ताप पर चालक
पदार्थों की तरह विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं, यानी चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इन्हें अर्धचालक क्यों कहा? क्योंकि एक स्थिति में ये कुचालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और एक स्थिति में ये चालकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इन्हें चालक अर्धचालक कहा जाता है। अगर हम संयोजकता सिद्धांत के आधार पर समझना चाहें तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इन दोनों की जो चालकता है, उस चालकता का जो मान है, उसके जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के भी। ये सिलिकॉन के भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम के भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? इनमें से जो सिलिकॉन है उसका जो परमाणु क्रमांक है 14 है और एक का जो है 32 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s2 और 3p2, ये आप देख सकते हो 3s2 और 3p2। ऐसे अगर मैं जर्मेनियम का लिखना चाहूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p2 हो गए 32। देखिए 10 तो ये हो गए, 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 4 32। तो बाह्यतम कोश में इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि एक सिलिकॉन की जो संयोजकता है यहां पर वो कितनी है? 4 है, कि ये अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम 4 सिंगल बॉन्ड। तो कोई भी सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या 4 जर्मेनियम से आबंध बना लेता है और इस आबंध में प्रत्येक सिलिकॉन जो होता है, प्रत्येक सिलिकॉन जो होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को का इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। यानी कि हम कहेंगे कि अगर इस आबंध में एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है तो एक इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले सिलिकॉन का होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो दोनों सिलिकॉन, एक ये और एक ये दोनों सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये कर लेंगे, ठीक इसी प्रकार से ये कर लेंगे, ठीक इसी प्रकार से ये कर लेंगे। जैसे ही ताप दिया जाता है तो ताप दिए जाने पर कोई भी सिलिकॉन, जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में आ जाता है। मुक्त अवस्था में आने के कारण यहां पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसे हॉल या क्वार्टर कहते हैं। यदि हम और ताप दें या लगातार ताप देते जाएं तो कोई अन्य सिलिकॉन जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन जो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास में 2 अवस्थाएं हैं, या तो ये मुक्त रूप से घूमे या फिर क्या हो, जहां पर रिक्तता हो वहां पर यह चला जाए, क्योंकि वहां पर इसका स्थायित्व अधिक होगा। एक तरीके से जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो इन दोनों में से एक सिलिकॉन की संयोजकता जो है वो कम हो गई है और जिसका भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस सिलिकॉन निकला है तो ये धनावेशित हो गया है, यानी अब ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जो सिलिकॉन हमारे पास में था, उस सिलिकॉन में अगर हम ये कहें कि 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए तो 100 हॉल बनेंगे, और जैसे ही कम ऊर्जा प्राप्त होगी तो उस कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अन्य सिलिकॉन आबंधों को तोड़ करके इन हॉल की जगह पर आ जाएंगे। अब जैसे ही ये सिलिकॉन, ये ऊपर वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन इस आकर के इस हॉल में इस रिक्तता को पूरा कर दिया, तो अब ऊपर वाले सिलिकॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी यहां पर हॉल बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाता है, एक नंबर पे हॉल था, 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन टूटा, वो 1 नंबर पे आ गया तो अब 2 नंबर पे हॉल बन गया। तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे आ गया तो हॉल अब तीसरे नंबर पे आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे जो हॉल है वो पूरी संरचना में एक से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों होते हैं, और इस वजह से जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बहुत तेजी से होता है। विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि निम्न ताप पर ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन आसानी से नहीं करते हैं, जबकि उच्च ताप पर हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, जिससे विद्युत धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। और विद्युत धारा का मान तेजी से बढ़ जाने की वजह से हम इन पदार्थों को उच्च ताप पर एक चालक की तरह व्यवहार करता हुआ देख सकते हैं। चूंकि ये पदार्थ निम्न ताप पर कुचालकों की भांति और उच्च ताप पर चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इन पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये टूट करके गया तो अर्धचालक में वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया
तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड में गया तो हॉल बना। लेकिन जब चालकों में ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाता है या कुचालकों में वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाता है, तब हॉल का निर्माण क्यों नहीं होता है? भाई कुचालकों में क्यों नहीं हो रहा है, चालकों में क्यों नहीं हो रहा है? ये हॉल का सिद्धांत हम केवल अर्धचालकों में क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि हॉल एक काल्पनिक आवेश है। वास्तविक रूप से ऐसा कोई आवेश नहीं होता है। वास्तविक रूप से हॉल नाम का कोई आवेश नहीं है, ये काल्पनिक आवेश है। हमने कल्पना की है कि ऐसा होता होगा। अब ये कल्पना क्यों की वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और ये कल्पना हमने अर्धचालकों में ही क्यों की वो भी हम समझेंगे, ठीक है? तो और उसके बाद, उसको समझने के बाद में हम ये भी देखेंगे आगे कि ये कल्पना हमें कब करनी है और कब कब नहीं करनी, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि काल्पनिक आवेश है, और इस काल्पनिक आवेश का मान ठीक उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है। में हमने एक बात और कही कि ये हॉल वैलेंस बैंड में ही रहता, चालन बैंड में नहीं आता। देखो चालन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा सकता है, लेकिन चालन बैंड में हम कभी भी हॉल नहीं मानते। हम कहां पर हॉल मानते हैं? केवल वैलेंस बैंड में। तो सबसे पहली बात तो आपको हॉल वहां मानना है, ये काल्पनिक आवेश वहां मानना है जहां सह संयोजी आबंध टूटता है। वैलेंस बैंड में अर्धचालकों में सह संयोजी आबंध टूटता है, तब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश बनता है उसे हम कह रहे हैं हॉल। उसे हम क्या कह रहे हैं? हॉल। अब ये जो काल्पनिक आवेश है, इसका जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होता है। प्रभावी द्रव्यमान का मतलब ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन से भारी हो, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सकता हो और इसका प्रवाह थोड़ा सा मुश्किल हो, ठीक है? दूसरी खास बात कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो हॉल बन रहा है, वो चालकों में क्यों नहीं बना और अर्धचालकों में क्यों बना? एक तरीके से समझना, देखिए बच्चों, ये एक सिलिकॉन परमाणु है, ठीक है? ये सिलिकॉन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसके स्थान पर खाली स्थान बन गया। एक्चुअल में खाली स्थान नहीं है, इन दोनों सिलिकॉन में से, जिसको मैं नंबर दे रहा हूं 1 और 2, इन दोनों में से ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक सिलिकॉन का है, और इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये जो सिलिकॉन परमाणु है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, यानी कि ये हो गया है Si+, ठीक है ना? परंतु ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की हम बात करें जो Si+ बना है, ये एक तरफ एक सिलिकॉन से, दूसरी तरफ एक और सिलिकॉन से, एक, अगर मैं यहां पर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जैसे इसके राइट साइड में एक सिलिकॉन है वैसे लेफ्ट साइड में भी एक सिलिकॉन होगा। एक चित्र आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये बीच वाला जो सिलिकॉन है, अगर, या जर्मेनियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया? Si+ बन गया। लेकिन अभी ये गति नहीं कर सकता Si+। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ऊपर एक चतुसंयोजी सिलिकॉन से, नीचे एक चतुसंयोजी सिलिकॉन से, राइट साइड में एक चतुसंयोजी सिलिकॉन से, और लेफ्ट साइड में एक चतुसंयोजी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ, ये एक सहसंयोजी आबंध के टूटने से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम ये कल्पना कर रहे हैं कि यहां पर हॉल बना है। दूसरी खास बात क्या है इस हॉल की, कि ये जो सिलिकॉन है, हमने हॉल क्यों माना वो बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या होगा कि मान लीजिए हम और ताप दें, तो यहां पर भी एक सिलिकॉन है, मान लो इस तरीके से, श्रृंखला बहुत बड़ी है, ये इस तरीके से, ठीक है? ये जो सिलिकॉन है और ये जो सिलिकॉन है, इसमें से 1 नंबर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकला था, ठीक है? और यहां पर ये क्या बन गया था? Si+। अब ये जो ऊपरी सिलिकॉन है, मान लो इनमें से ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, ठीक है? लेकिन आपने या किसी भी वजह से इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी, वो ऊर्जा इतनी तो थी कि ये इस आबंध को तोड़ सके, लेकिन इतनी अधिक नहीं थी कि इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त रख सके। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस जालक संरचना में इसके निकटवर्ती सिलिकॉन प्लस आयन द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा, आकर्षित कर लिया जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिक्तता को, यानी हॉल को जो 1 नंबर सिलिकॉन के पास में बना है, उसको भर देगा।
अब उसको भर दिया तो अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किसके पास आ गई, या तो इस सिलिकॉन के पास में या तो इस सिलिकॉन के पास में। मान लेते हैं कि हम इस सिलिकॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी दूसरे नंबर के। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये क्या बन जाएगा, सिलिकॉन प्लस। एक तरीके से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे सिलिकॉन प्लस आयन जो था वो पहले यहां था और यहां से अब यहां चला गया। अब मैं ये कहता कि जो सिलिकॉन प्लस आयन है ये गतिशील है, तो आप कहते कि सर सिलिकॉन प्लस आयन गतिशील कैसे हो सकता है, क्या इसके पास वाले परमाणु इसको गति करने से रोकेंगे नहीं, इसके चारों ओर के जो 4 परमाणु हैं वो इसको गति करने से रोकेंगे नहीं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल रोकेंगे। और रोकेंगे तो सिलिकॉन प्लस आयन ने गति कैसे की, सिलिकॉन प्लस आयन ने गति कैसे की, सिलिकॉन प्लस आयन ने तो गति नहीं की है। ये अलग सिलिकॉन प्लस आयन था, वो अलग सिलिकॉन प्लस आयन, अभी तो आपने बताया। लेकिन एक तरीके से यहां पर एक खास बात और हो रही है, चालकों में जो विद्युत धारा का मान ज्ञात किया गया, उस विद्युत धारा का मान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर सीधे सीधे निर्भर करता था। यानी जितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती थी उतना ही ज्यादा धारा का मान बढ़ता था। कुछ चालकों में भी ऐसा होता था, लेकिन अर्धचालकों में खास बात देखी गई कि जो धारा का मान है वो जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसके दुगनी तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन दुगनी धारा दे रहा है, पर इलेक्ट्रॉन की जो धारा है हम सब जानते हैं I बराबर होता है Q/T। ये तो दो ही बातों पर निर्भर करती है, या तो आवेश की मात्रा पर या वो कितनी तेजी से गति कर रहा है इस बात पर। और आवेश की जो मात्रा है Q वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर संख्या तो बढ़ी नहीं। चालकों में ध्यान देना, फिर से समझना मेरी बात को। चालकों में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 एम्पियर धारा बह रही है, मान लो। अर्धचालकों में 5 इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही 1 एम्पियर धारा बह रही थी। ऐसा क्यों भाई? अर्धचालकों में ऐसा क्या हुआ कि कम इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी ज्यादा धारा बह रही थी। तो यह मानना पड़ा अर्धचालकों में कि कोई ना कोई ऐसा आवेश और होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जिसकी वजह से धारा बह रही है। तो जो अर्धचालक है उसमें धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए वहां पर हमने काल्पनिक रूप से एक आवेश और मान लिया। जबकि चालकों में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है धारा में भी उतने गुना ही वृद्धि होती है, इसलिए यहां पर कोई काल्पनिक आवेश मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो धारा के मान में वृद्धि एकाएक होने लगती है अर्धचालकों में, इसलिए वहां पर एक काल्पनिक आवेश माना गया है। और यह माना गया है कि ये जो सिलिकॉन प्लस आयन था जो अब यहां था और अब यहां हो गया है, ये इसकी वजह से धारा बह रही है। चूंकि सिलिकॉन को गतिशील नहीं माना जा सकता था, इसलिए यह माना गया कि ये जो सिलिकॉन प्लस आयन बना है जिस रिक्तता की वजह से बना है वो रिक्तता गति कर रही है। वो रिक्तता पहले यहां थी अब यहां आ गई है, तो इसको भी एक आवेश मान लिया गया। धारा क्यों तेजी से बढ़ती है इससे व्यक्त करने के लिए काल्पनिक आवेश माना गया है। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि ये सारी जो चीजें हैं वो प्रभावों के आधार पर अनुमानित की जाती है। किसी ने भी नाभिक को देखा नहीं है, लेकिन गाइगर और मॉसडन के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन से यह अंदाजा लगाया गया कि यहां पर कोई ना कोई धनावेश एकत्रित होना चाहिए। किसी ने प्रोटॉन को यहां देखा नहीं, किसी ने न्यूट्रॉन को यहां देखा नहीं, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे ही अर्धचालकों में भी ये एक काल्पनिक परिघटना मानी गई है कि शायद ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जो धन आयन बना है वो भी गतिशील है, लेकिन चूंकि वो धन आयन यानी सिलिकॉन प्लस आयन अन्य परमाणुओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके गतिशील रहने की संभावना कम है। और इस वजह से इस धनायन को गतिशील नहीं मानते हुए यह धनायन जिस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से बना था उस कमी को यानी कि हॉल को गतिशील मान लिया गया कि भाई ये जो कमी है वो अब यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई। एक्चुअल में ये कमी गति नहीं कर रही है, गति कौन कर रहा है? ये जो ऊपरी सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन था वो जब यहां आया,
जब वो यहां आया तो गति इस इलेक्ट्रॉन ने की, यानी इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा बह रही थी, जो कि इलेक्ट्रॉन की गति के ठीक विपरीत थी। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था, पहले भी बंध में बना हुआ था और अब भी बंध में बंधा हुआ है, इसलिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा का आवेशवाहक नहीं माना गया। जबकि आवेश विद्युत धारा है वो किसकी वजह से बह रही थी? वो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है जो एक सिलिकॉन आबंध को तोड़ करके दूसरे सिलिकॉन आबंध के पास में जा रहा है। हॉल इसी वजह से तो गति कर रहा है, पर चूंकि ये मुक्त नहीं है इसलिए इसे विद्युत धारा का आवेशवाहक नहीं माना जा सकता था। तो हमने क्या किया, हमने यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक काल्पनिक बात मान ली कि भाई अगर इस बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपन ने विद्युत धारा का चालक मान लिया तो प्रश्न ये उठ जाएगा कि भाई चालकों में भी तो ऐसा होता होगा शायद, क्या पता चालकों में आपने क्यों नहीं माना, कुछ चालकों में आपने क्यों नहीं माना। इसलिए इस बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को जो एक सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके दूसरे सहसंयोजी आबंध में जा रहा है उसको विद्युत धारा का आवेश वाहक नहीं मान करके उसकी वजह से जो रिक्तता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई है उसे विद्युत धारा का आवेश वाहक माना गया। दूसरी बात, अगर हम चालकों की बात करें और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है या चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है वो सहसंयोजी आबंधों के टूटने से प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से चालक में या कुचालकों में या अर्धचालकों की हम बात करें तो हमने देखा था कि सभी में दो बैंड होते हैं। अर्धचालकों में जो चालन बैंड है उसका इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब टूट करके चालन बैंड में जाता है, या वैलेंस बैंड का ही कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है या उच्च ऊर्जा स्तर से चालन बैंड में जाता है तो एक सहसंयोजी आबंध टूटता है। जबकि चालन बैंड का कोई एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो किसी प्रकार का कोई सहसंयोजी आबंध नहीं टूटता है। इसलिए चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तब हॉल का निर्माण नहीं माना जाता है। जबकि सहजकता बैंड का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो किसी ना किसी सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके जाता है, यानी किसी ना किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसका वो इलेक्ट्रॉन है उसको तोड़ करके जा रहा है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। चालन, फिर से समझ लेना इसको, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो वे इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त अवस्था में है, किसी से भी नहीं बंधे हुए हैं। जबकि संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ये वे इलेक्ट्रॉन है जो अन्य सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसका भी ये अर्धचालक है उसके अणु परमाणुओं से बंधे हुए हैं। यानी संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इसका मतलब एक सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके जाता है। तो हमें हॉल का निर्माण कब मानना है? जब भी कोई सहसंयोजी आबंध टूटे तो ही हॉल का निर्माण मानना है। चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गति करे तो चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जब भी गति कर रहा है तो ये किसी भी आबंध को तोड़ करके नहीं जा रहा है, इसलिए यहां पर हम हॉल का निर्माण नहीं मानेंगे। हॉल का निर्माण हम केवल किस में मानेंगे? संयोजकता बैंड में मानेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब कुछ यहां पर किया गया है चालक में, कुचालक में और अर्धचालकों में। चालक जो होते हैं उनकी चालकता का मान 10⁻² से लेकर के 10⁸ मोह पर मीटर होता है। कुचालकों में 10⁻⁻8 और अर्धचालकों में चालक और अर्धचालक दोनों के बीच में 10⁻5 से लेकर के 10⁻0 या 10⁻0 या 10⁻1 तक होता है। प्रतिरोधकता के लिए इसको उल्टा कर सकते हो, जहां पर माइनस घात है उसको प्लस कर सकते हो। बैंड संरचना आप देख रहे हो, चालकों में चालन बैंड और सहजकता बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि कुचालकों में इनके मध्य की दूरी बहुत अधिक है और अर्धचालकों में इनके मध्य की दूरी कम है। ऊर्जा अंतराल की हम बात करें तो चालकों में ऊर्जा अंतराल 0 या अत्यल्प होता है, जबकि कुचालकों में अत्यधिक होता है। जैसे हीरे में तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जो अर्धचालक है जिसमें हमने बताया था कि इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आसपास में होता है। जैसे जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धारावाहकों की अगर हम बात करें तो चालकों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालकों में भी इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है।
और अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल, ये दोनों ही विद्युत धारा के चालन में योगदान करते हैं। सामान्य ताप पर जो चालक है और जो चालक का जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, उनकी स्थिति की हम बात करें तो सामान्य ताप पर संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है और चालन बैंड जो होता है वो थोड़ा सा रिक्त होता है, जबकि जो कुचालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है और चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। और अर्धचालक जो होते हैं इनमें निम्न ताप पर तो संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा होता है, चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, जबकि ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड जो है वो आंशिक रूप से खाली हो जाता है और चालन बैंड जो है वो आंशिक रूप से बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करें, ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है उसकी अगर हम बात करें तो चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है उसमें वृद्धि होती है, इसलिए इसके लिए इसका मान शून्य होता है, धनात्मक होता है। जबकि जो कुचालक है उनकी प्रतिरोधकता में सामान्यतः ताप बढ़ाने पर कमी आती है, लेकिन इतनी कम कमी आती है कि हम इसे शून्य मान सकते हैं, परंतु कुचालकों की प्रतिरोधकता में ताप बढ़ाने पर कमी आती है। और अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है उसमें भी ताप बढ़ाने पर बहुत तेजी से कमी आती है। कुचालकों में भी कमी आती है और अर्धचालकों में, लेकिन कुचालकों में अल्प कमी आती है और जो अर्धचालक है उसमें बहुत तेजी से कमी आती है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक माना जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें चालकों के लिए तो कॉपर है, ओरम है, सोडियम है, सारे प्रकार की धातु हैं। कुचालकों में लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, अभ्रक है। और अर्धचालकों की हम बात करें तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम भी इसमें दिया हुआ है, या बहुत सारे अपद्रव्य अर्धचालक भी हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान 10 की घात 19 या 10 की घात 18 होता है और जो चालक होते हैं उनमें 10 की घात 29 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चालकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की तुलना में कम होती है। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो चालक की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं और कुचालक की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अर्धचालकों का एक यूज तो यहीं पे समझ में आ रहा है। अगर ये कुचालकों की तरह व्यवहार करने लग जाए तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करेंगे, और अगर ये अर्धचालकों